हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड ये वाला जो अपना वीडियो है दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ एनबीएफसी। अपन ने अब तक एनबीएफसी चैप्टर में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। पावर्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, फिर अपन ने मेन जो चैप्टर 3 भी है इसका आरबीआई का, वो अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने एनबीएफसी की कुछ स्टार्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब अपन जो करेंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज को, कितने टाइप की एनबीएफसीज होती हैं और उनका मीनिंग क्या रहता है। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ रिटर्न्स देखेंगे एंड फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर इस चैप्टर को मुझे जज करना हो तो इट इज़ एन ईजी चैप्टर। अगर आप 40 मार्क्स का पार्ट ही देखते हो तो उसमें से इस चैप्टर का वेटेज शुड बी अराउंड 3 to 5 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट, और वो भी अगर कुछ पूछा गया तो। बिकॉज पहले इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो इससे पहले के अटेम्प्ट्स थे, उनमें पीयर टू पीयर लेंडिंग के बारे में पूरा उनका डिस्क्रिप्शन था कि कैसे होता है, क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी पहले इसमें, डायरेक्टर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें थी, तो अब जो चीज़ें हटा दी गई हैं। तो बेसिकली इस हिसाब से अगर अपन इस चैप्टर को जज करते हैं तो अराउंड 3 to 5 मार्क्स से ज़्यादा का वेटेज इसका लगता नहीं है, वैसे देखा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशंस पे चलते हैं अपन और डिटेल में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज के डेफिनेशंस को। तो सबसे पहली जो है दैट इज़ सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट एक फ्रेज़ हो गया, नॉन डिपॉजिट टेकिंग दूसरा फेज़ हो गया, और एनबीएफसी तो एनबीएफसी है ही। तो सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट की जब आप बात करते हो तो सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट को अगर मुझे क्वांटिटेटिव टर्म्स में कहना हो, तो मतलब मेजरेबल टर्म्स में कहना हो, तो इसका मतलब ये होगा ऐसी एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, उन्हें कहा जाता है सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हेन यू से सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहे हो इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा ही है या रेलेवेंस ज़्यादा ही है। सिस्टेमिकली का जो वर्ड है उसका रूट वर्ड है सिस्टम। तो सिस्टम में आप किस जगह पर स्टैंड करते हो या आपकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हो देन यू आर नोन एज सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट यू द सिस्टम कैन नॉट फंक्शन। अगर आप उस पोजीशन को होल्ड करते हो तो आपको सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट कहा जाता है। अगर आप ऐसी पोजीशन पर नहीं हो देन यू आर नॉट सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स इफ़ यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा फ़र्क बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट इट विल अफेक्ट, बट इट विल नॉट अफेक्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन अगर आप सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट होते हो और अगर आपको सिस्टम से हटा दिया जाए देन इट विल इम्पैक्ट द सिस्टम इन अ ग्रेटर वे। तो बेसिकली सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट का मतलब ही ये होता है कि आप सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वैसे ही ये वाली एनबीएफसीज जो हैं ये इकोनॉमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो इसका इकोनॉमी पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसे सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट कहा गया है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट के लिए मैंने आपको क्वांटिटेटिवली बताया ही कि जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा हो या उससे ज़्यादा, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो बेसिकली 500 करोड़ यू कैन योरसेल्फ जज इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो ये वाली एनबीएफसीज ऐसी होती हैं, दीज आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। इट मीन्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, मीन्स दे डोंट हैव एक्सेस टू द पब्लिक मनी and having a total asset size of 500 crore and above as shown in the last audited balance sheet। तो इनका काम बड़ा सिंपल है, ये सिर्फ फाइनेंस देने का काम करते हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, यानी दे डोंट हैव एनी एक्सेस टू द पब्लिक मनी। फिर अपन आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज और एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी। तो जो डेट फंड वाली कंपनी होती है ना, दे पर्पसफुली क्रिएट अ डेट फंड। बेसिक डेट फंड में क्या होता है कि आप खुद भी इन्वेस्ट करते हो, यू योरसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और जो डेट फंड वाली कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली कंपनीज होती हैं, वो नॉर्मली लॉन्ग रेंज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं। लॉन्ग रेंज मतलब बड़े लेवल पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें। सो बेसिकली वो वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे दे आर मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कराती है तो वो बहुत बड़े बड़े कराती हैं। तो उन वाले प्रोजेक्ट्स में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है। तो वो वाले प्रोजेक्ट्स बेसिकली पीपीपी मोड पे होते हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें एक पार्ट पब्लिक का भी रहता है यानी गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, और प्राइवेटली वो किसी और कंपनी को भी दिया जाता है इन ऑर्डर टू मैनेज द थिंग्स टुगेदर विद द गवर्नमेंट। इसलिए उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड कहा जाता है। तो ये वाली जो कंपनीज होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, दीज आर टोटली डिफरेंट। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने का काम करते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जब आप बात करते हो तो इसमें ना सिर्फ आपके घर आते हैं बल्कि बाकी तरीके की भी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए या फिर पार्क का डेवलपमेंट हो गया या कुछ हो गया, तो वो सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। जब भी वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो तो इसका मतलब आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम योर रोड्स, रोड डेवलपमेंट, ब्रिज डेवलपमेंट, पार्क डेवलपमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डेवलपमेंट, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। तो infrastructure finance company means a non-deposit taking NBFC. Again, it is a non-deposit taking NBFC that fulfills the following criteria, यानी minimum 75% of its total assets are deployed in infrastructure loans. तो जो भी उसकी asset side में दिख रहा होगा advances जो इन्होंने दिए हैं, कम से कम 75% of the total assets जो होने चाहिए वो infrastructure loans की तरह ही दिए होने चाहिए. Net own funds of 300 crore or above, 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का नेट ओन फंड होना चाहिए। जी हाँ, आपको ये सारे के सारे फिगर्स जो हैं वो याद होने चाहिए। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग इज़ ए or above of CRISIL, Fitch, CARE, ICRA, Brickwork Rating India Private Limited, or equivalent rating by any other credit rating agency accredited by the bank. तो बेसिकली इनकी जो क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए वो ए या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, और मिनिमम क्रेडिट रेटिंग उन्होंने ए दी है, यानी इससे ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सारी एजेंसीज़ यानी क्रिसिल, फिच, केयर, आइक्रा और ब्रिकवर्क, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं। ये आपका क्रेडिट वर्दीनेस को डिटरमाइन करती है कि आप पे कितना डिपेंड किया जा सकता है, यानी आपका आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है रिलेटिंग टू योर परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट, आप कितना अपने कमिटमेंट्स को टाइमली ऑनर कर पाए हो। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आपको रेटिंग दी जाती है, यानी क्रेडिट की रेटिंग दी जाती है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है या आप कितने ट्रस्ट वर्दी हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा, आपने सारी डेडलाइंस को मीट किया है, कहीं पर भी आप लैग नहीं कर रहे हो, कोई भी इंस्टॉलमेंट्स आपकी मिस नहीं हुई है, आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो आपको हमेशा अच्छी ही रेटिंग मिलती है। तो बेसिकली इन केसेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज के केसेस में, इनको जो रेटिंग मिलनी चाहिए वो ए या उससे ऊपर ही होनी चाहिए, यानी इन कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल तक का होना चाहिए ताकि इनको क्रेडिट रेटिंग ए या उससे ज़्यादा ही मिले। CRAR of 15% with the minimum tier 1 capital of 10%। तो ये मैंने आपको जब RBI पढ़ाया था तब बताया था टीयर 1 और टीयर टू कैपिटल के बारे में। तो मिनिमम कैपिटल रिस्क एसेट्स रेशियो जो है आपका वो 15% होना चाहिए। तो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, तो रिस्क एसेट्स में आपको पता ही है कि जब एसेट्स में आप रिस्क फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो रिस्क वेटेड एसेट्स हो जाते हैं। तो उनके बदले में टोटल कैपिटल आपका 15 टाइम्स होना चाहिए, मतलब अगर आपके क्या बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स जो है वो 10 पर आ रहे हैं, तो उसका 15 टाइम्स होना चाहिए आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए 150। तो इस हिसाब से CRAR को निकाला जाता है। फिर अपन आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, दैट इज़ ICC। बेसिकली ये AFC जो होती है एसेट फाइनेंस कंपनी, उससे काफ़ी मिलता है, इनको यहाँ पर ICC का नाम दे दिया, पर ये एसेट फाइनेंस कंपनी से बहुत कुछ मिलती हैं क्योंकि ये एसेट्स को ही फाइनेंस करने का काम करती हैं। कहा ही गया है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, तो ये इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए भी दे सकती हैं, और क्योंकि सिक्योरिटीज़ को भी एक तरीके का एसेट ही माना जाता है, और क्रेडिट भी देती हैं फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स। So it means any company which is a financial institution carrying on its principal business, that is in asset finance. The providing of finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own। मतलब जिसको भी एडवांस प्रोवाइड कर रहे हो वो कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे को प्रोवाइड नहीं करना है जो खुद ही इनकी जैसी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा हो। यानी इस NBFC ने अगर दूसरी NBFC को ऐसा एडवांस दे दिया फॉर कैरिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का जो काम होता है वो, तो वो अलाउड नहीं होगा। एंड द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ and is not any other category of NBFC as defined by the bank in any of its master directions। तो easy है, it is very much similar to asset finance company। Non banking finance company
फैक्टर, जो फैक्टर का काम करते हैं, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि फैक्टर का क्या काम होता है। जो आपके रिसीवेबल्स आपसे ख़रीद लेता है और फिर उनको लेटर डेट पर रियलाइज़ करता है। आपके रिसीवेबल्स आपसे ख़रीदते टाइम वो आपको कुछ अमाउंट एडवांस कर देते हैं। अगर आपके 90 लाख के डेटर्स होंगे तो वो आपको 87 लाख दे देंगे और 3 लाख का कमीशन और चार्जेस आपका कट जाएगा उसमें से, राइट। तो फिर वो आपके जो 90 लाख के डेटर्स होंगे वो अपने आप ही कहीं से रियलाइज़ करके लेकर आएंगे, वो उनका हेडेक है। आपको आपके डेटर्स का पूरा पैसा मिल गया। तो बेसिकली फैक्टर का ये काम होता है। तो एनबीएफसी, फैक्टर एनबीएफसी, तो इनका क्या है, मींस अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज एफ ऑफ 45 आई ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 which has its principal business as defined in paragraph 40 of these directions and has been granted a certificate of registration under subsection 1 of section 3 of the Factor Regulation Act 2011. Principal business of an NBFC factor shall ensure that its financial assets in the factoring business constitute at least 50% of the total assets of its income derived from the factoring business is not less than, and its income derived from the factoring business is not less than 50% of the क्रॉस इनकम। तो बेसिकली एसेट्स में से भी 50% ऑफ द टोटल एसेट्स फैक्टरिंग का होना चाहिए। और दूसरी बात, जितनी भी इनकम ये डिराइव कर रहे हैं उसमें से कम 50% इनकम जो है वो फैक्टरिंग बिजनेस से ही आनी चाहिए। ये तो बहुत ही अंडरस्टूड बात है कि जिस सेक्टर में एनबीएफसी काम कर रही है मेजर रेवेन्यूज़ वहीं से ही आने चाहिए और मेजर एसेट कॉम्पोनेंट भी उसी सेक्टर का होना ज़रूरी है। फिर अपन आते हैं एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आपको पता ही है छोटे लेवल के फाइनेंसेस कराते हैं, तो बेसिकली एमएसएमईज में ही ये डील करते होंगे। It means a non-deposit taking NBFC other than a company formed and registered under Section 25 of the Companies Act 1956 that fulfills the following conditions, that is minimum net own funds of 5 crores, कम से कम नेट ओन फंड्स 5 करोड़ होने चाहिए। फॉर एनबीएफसी एमएफआई इज रजिस्टर्ड दैट MFI is registered in northeastern region of the country, the minimum net own fund requirement shall be stand at 2 करोड़। मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होंगी ये वाली एनबीएफसीज, उनका मिनिमम फंड नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट जो है वो 2 करोड़ तक होना चाहिए। Not less than 85% of its net assets are in the nature of qualifying assets. Only the assets originated on or after January 1, 2012 shall have to comply with the qualifying asset criteria. As a special dispensation of the existing assets as on 1st January 2012 shall be reckoned towards meeting both qualifying assets criteria as well as total net assets criteria. These assets shall be allowed to run off on maturity and shall not be रिन्यूड। बेसिकली इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट्स आपको ये पता होना चाहिए कि 85% जो टोटल एसेट्स हैं उनमें से 85% जो है वो क्वालिफाइंग एसेट्स के नेचर के होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी और आईडीएफ एनबीएफसी, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि आईडीएफ एनबीएफसी क्या होती हैं, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं। बेसिकली ये खुद ही उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाती है। पीपीपी मोड में होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। So it means a non-deposit taking NBFC that has a net owned fund of 300 crore or more and which invests only in public-private partnerships, any large-scale government projects, and post-commencement operations date infrastructure projects which have completed at least 1 year of satisfactory commercial operation. मतलब ये चालू हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट करती हैं जिन्होंने कम से कम 1 साल अपना सेटिस्फैक्ट्री प्रोजेक्ट कंप्लीशन का कर लिया हो। तभी पता लगा जा सकेगा कि ये प्रोजेक्ट आगे कितने टाइम तक चल सकता है 1 साल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके। एंड बिकम्स अ पार्टी टू द ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट, मतलब पब्लिक प्राइवेट के साथ साथ ये एनबीएफसी भी उसमें जुड़ जाती है, इसलिए उसे ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट कहा गया है। ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें 3 पार्टीज होती हैं। तो यहाँ पे हो गया पब्लिक, एक हो जाएगी पब्लिक मतलब गवर्नमेंट एक साइड हो जाएगा, प्राइवेट जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को करा रही थी, और एक हो जाएगी एनबीएफसी जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही है। तो ये बेसिकली ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट हो गया इन तीनों के बीच में। तो एन आईडीएफ एनबीएफसी जो होती हैं वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में खुद भी एक पार्ट बन जाती हैं। ओके, अब अपन आगे चलें कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरफ। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना। इसका नाम ही है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ही होती हैं।
core investment company, that is to say a non-banking finance company carrying on the business of acquisition of shares and securities. तो इनका काम ही होता है शेयर्स और सिक्योरिटीज एक्वायर करना यानी इन्वेस्टमेंट करना इनमें. एंड विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन एज ऑन द डेट ऑफ द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट की डेट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. It holds not less than 90% of its net assets in the form of investment in equity shares, preference shares, bonds, debentures, debt or loans in the group companies. तो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं और कम से कम 90% जो इनके एसेट्स होने चाहिए वो इसी फॉर्म में होने चाहिए यानी इन्वेस्टमेंट्स में दिखने चाहिए इनके 90% एसेट्स. द इन्वेस्टमेंट्स इन द इक्विटी शेयर्स including instruments compulsorily convertible into equity shares within a period not exceeding 10 years from the date of issues. मतलब compulsorily convertible instruments भी equity shares में count किए जाएंगे. In the group companies and units of infrastructure investment trust only as a sponsor constitute not less than 60% of the net assets as mentioned in clause 1 above. मतलब यहाँ पर जो अपन ने 90% बोला था इस 90% में से 60% कहाँ होना चाहिए इक्विटी में. Provided that the exposure of such CICs towards InvITs यानी infrastructure investment trust shall be limited to their holding as sponsor and shall not at any point in time exceed the minimum holding of the units and tenure prescribed in this regard by SEBI regulations 2014 as amended from time to time. तो जो SEBI regulations ने time period कहा है minimum investment का मतलब कितने time तक आपको minimum hold करना पड़ेगा उसको वो आपको जो है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहली बात. दूसरी बात आप यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो सिर्फ एक स्पॉन्सर की हैसियत से करोगे. मतलब यू आर जस्ट अ स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू आर नॉट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डीप इनटू द प्रोजेक्ट. आप सिर्फ एक स्पॉन्सर के तौर पर उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. It does not trade in its investments in shares, bonds, debentures, or loans in group companies except through block sale for the purpose of dilution or disinvestments. मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स की ट्रेडिंग नहीं करते, सिर्फ ब्लॉक सेल करेंगे. फाइनली इन्वेस्टमेंट्स की ट्रेडिंग करना मतलब अगर मैंने 100 शेयर्स का एक ब्लॉक खरीदा है तो मैं उसमें से 50 बेचना चाहता हूँ, ऐसा अलाउड नहीं होगा. मुझे पूरा का पूरा ब्लॉक ही सेल आउट करना पड़ेगा. मतलब अगर एक ब्लॉक 100 शेयर्स का था तो और मुझे उसमें से 50 बेचने हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड. आप यू विल हैव टू सेल, यू कैन नॉट सेल हाफ ब्लॉक, यू विल हैव टू सेल वन एंटायर ब्लॉक अगेन. तो बेसिकली ये ब्लॉक में जाता है और फिर उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट ही होता है. तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती. एक बार इन्वेस्ट करा, अगर आपको उसे नहीं चाहिए तो आपको उसे सेल आउट करना पड़ेगा. दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग, यू आर सेलिंग आउट द एंटायर इन्वेस्टमेंट. तो एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है. It does not carry on any other financial activity referred to in section 45 IC and 45 IF of the Reserve Bank of India except. मतलब ये और कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं करता एक्सेप्ट जो यहाँ लिखी हुई हैं उनके अलावा. एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट्स, money market instruments including money market mutual fund, liquid mutual fund, government securities and bonds or debentures issued by the group companies. तो ये बेसिकली इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पहली बात. दूसरा, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स टू ग्रुप कंपनीज, ये ग्रुप कंपनीज को लोन्स दे सकता है. एंड इशूइंग गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप कंपनीज, और ग्रुप कंपनीज के बिहाफ पर गारंटीज भी ये एनबीएफसी दे सकती है. ठीक है. तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मेन काम यही होगा. 90% बोला ही है उन्होंने कि जो टोटल एसेट्स हैं आपके वो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होने चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट में आपके 90% एसेट्स जो है वो होने चाहिए. फिर अपन आए सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. तो सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि जो सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर इनको पुल आउट कर दिया जाए इकोनॉमी से तो इकोनॉमी हिल जाएगी. तो बेसिकली इनका जो स्टैंड्स है या जो इनका स्टैंड है बेसिकली इकोनॉमी में, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड. अगर इनको हटा दिया जाए वहाँ से तो इकोनॉमी विल हैव अ वेरी बैड सफरिंग. तो सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी having total assets of not less than 100 crore either individually or in aggregate along with other CICs in the group which raises or holds the public funds. तो यहाँ पर सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैटेगरी में आते हो तो आपको जो टोटल एसेट्स हैं वो नॉट लेस देन 100 करोड़ होने चाहिए, यानी एसेट साइज आपका मिनिमम 100 करोड़ होना ज़रूरी है.
रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी, अब इसमें बाकी की सारी जो भी बच गई हैं एनबीएफसीज वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, दैट इज़ रेसिडुअरी एनबीएफसीज इज़ अ क्लास ऑफ एनबीएफसी विच इज़ अ कंपनी एंड हैज़ इट्स प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट। ये वाली कंपनीज जो हैं वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर एंड नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये अपन ने अलग से पढ़ी हुई हैं, देयरफॉर नॉट बीइंग इन्वेस्टमेंट, एसेट फाइनेंसिंग और लोन कंपनी। These companies are required to maintain investments as per the directions of the RBI in addition to liquid assets. तो इनको liquid assets तो रखने ही होते हैं, इसके साथ साथ जो investments इनमें किए हैं वो भी इनको रखने पड़ेंगे। The functioning of these companies is different from those of the NBFCs in terms of methods of mobilization of deposits and requirement of deployment of depositors' funds as per the directions. तो किस तरीके से डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना है, मतलब कब एक्सेप्ट करना है, कब रिलीज़ करना है, ये सब ये आरबीआई के डायरेक्शंस पर करेंगे। वो जो डिपॉजिट्स में इनको पैसा मिला उसको कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं या उस पैसे का क्या करना है, ये भी आरबीआई ही इनको बताएगा। Besides prudential norms, directions are applicable to these companies also. मतलब जो prudential norms है, अपन ने asset size और CRAR के बारे में पढ़ा, तो वो सब इन companies के ऊपर भी applicable होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अपन ने different types of NBFCs को अभी कवर किया। अब अपन करेंगे difference between banks and NBFCs। तो अब कोई भी डाउट अगर आपको आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके फटाफट पूछ लीजिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज और बैंक्स में बेसिकली क्या फ़र्क होता है, मैंने जब एनबीएफसी का चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया था कि एनबीएफसीज और बैंक्स में क्या फ़र्क होता है। बैंक्स के पास इजाज़त होती है आरबीआई की तरफ से कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी बैंक होता है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। एनबीएफसीज नॉर्मली ऑन अ लार्ज स्केल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती। स्मॉल स्केल पर कुछ कंपनीज को आरबीआई ने अलाउ किया है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। फिर एनबीएफसी जो बैंक्स होते हैं वो अपने पास सेविंग्स अकाउंट्स खोलते हैं, चेक बुक्स इशू करते हैं खुद के नाम पर, मतलब बैंक की जो चेक बुक आती है ना, आपको पता ही है। एनबीएफसी चेक बुक इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो आपने आरबीआई के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स भी आते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह, तो इसमें बैंक्स के नाम चलते हैं लेकिन एनबीएफसी का नाम नहीं आता। तो बेसिकली एनबीएफसीज जो हैं वो खुद की तरफ से चेक बुक इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती। फिर इसके बाद इनके ऊपर इनके ऊपर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जो होती है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए जो भी डिपॉजिट्स आप एनबीएफसी में करते हो उनके ऊपर आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। लेकिन बैंक जो होती है उनके ऊपर डीआईसीजीसी का कवर होता है, दैट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। जैसे मैंने आपको बताया था पीएमसी बैंक के केस में कि जो डिपॉजिटर्स थे उनके ऊपर जो डीआईसीजीसी का कवर था वो 1 लाख तक का ही था। मतलब भले ही आपने जितना भी डिपॉजिट किया हो अमाउंट 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, लेकिन आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा वो सिर्फ 1 लाख तक का ही मिलेगा। तो आइए पढ़ें इसके अंदर क्या लिखा है। NBFCs lend and make investments. They lend and make investments and hence their activities are akin to that of banks. मतलब their activities are similar to that of banks. However, there are a few differences as given below. NBFCs cannot accept demand deposits. आपको बताया ही मैंने अभी। NBFCs do not form a part of the payment and settlement system. ये पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ सिस्टम का पार्ट नहीं होते एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, तो ये भी आपको मैंने बताया ही। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डीआईसीजीसी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन एनबीएफसीज। इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी जो इसके ऊपर इंश्योरेंस मिलता है वो नहीं मिलेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है वैसे ये डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। जनरलाइज तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन अगर आया तो ये आ सकता है। इट कैन बी आइदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर, बट इन दोनों में से किसी एक टाइप का आपसे ये पूछ सकते हैं। फिर अपन आते हैं रिटर्न्स टू बी सबमिटेड बाय डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ये जो अपन टाइप ऑफ रिटर्न्स पढ़ रहे हैं ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के बारे में है। वैसे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। NBS 1 that is quarterly return on deposits in the first schedule।
तो जो क्वार्टरली आपको करना पड़ेगा इसको, जो भी डिपॉजिट्स आपने लिए इन द फर्स्ट शेड्यूल। फिर NBS2 क्वार्टरली रिटर्न ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द NBFCs एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। कितना आपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई किया, क्या नहीं किया, ये भी आपको क्वार्टरली तरीके से, मतलब हर 3-3 महीने में आपको ये रिटर्न भरनी पड़ेगी। NBS3 क्वार्टरली रिटर्न ऑन लिक्विड एसेट्स बाय द डिपॉजिट टेकिंग NBFCs। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होती हैं उनके लिए कंपलसरी होता है लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करना, तो ये भी आपको क्वार्टरली तरीके से बताना पड़ेगा। तो NBS 1, 2 और 3 है वो क्वार्टरली हो गई। फिर अपन आए NBS 4 के ऊपर। इट इज़ एन एनुअल रिटर्न ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स बाय अ रिजेक्टेड कंपनी होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ऐसी कंपनी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, जिसके पास होल्डिंग, जिनके पास डिपॉजिट्स उन्होंने होल्ड कर रखे हैं लेकिन क्रिटिकल पैरामीटर्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उनको NBS 4 देना पड़ेगा। NBS 5 स्टैंड्स विड्रॉन एज द सबमिशन ऑफ NBS 1 हैज़ ऑलरेडी बीन मेड क्वार्टरली। तो NBS 5 को हटा दिया गया, जिसके बदले NBS 1 जो है उसको क्वार्टरली कर दिया गया। फिर NBS 6 विच इज़ अ मंथली रिटर्न। तो मंथली रिटर्न ऑन द एक्सपोजर टू द कैपिटल मार्केट बाय द डिपॉजिट टेकिंग NBFC विद द टोटल एसेट ऑफ 100 करोड़ और मोर। तो जितना एक्सपोजर इनका है कैपिटल मार्केट में, तो उनको मंथली बेसिस पे ये बताना पड़ेगा। हाफ ईयरली ALM रिटर्न बाय द NBFCs होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 20 करोड़ और एसेट साइज ऑफ मोर देन 100 करोड़। तो जो बड़ी वाली NBFCs होंगी जो डिपॉजिट लेती हैं 20 करोड़ से ज़्यादा या फिर एसेट साइज जिनका 100 करोड़ से ऊपर है, उनको हाफ ईयरली ALM रिटर्न भी फाइल करनी है। ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय द NBFCs एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, ये तो कंपलसरी होता ही है। एंड ब्रांच इन्फो रिटर्न, तो ये वाली सारी की सारी जो रिटर्न्स हैं वो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs को देनी है। अब अपन करेंगे रिटर्न्स टू बी सबमिटेड बाय NBFCs नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट। तो NBS 7 which is a quarterly statement of capital funds, risk weighted assets, risk assets ratio for NBFC, that is non banking finance company। ND मतलब non deposit accepting and SI मतलब systemically important। मंथली रिटर्न और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ NBFCs NDSI, मतलब मंथली रिटर्न्स देने पड़ेंगे। NBS 7 क्वार्टरली जाएगा, मतलब 3-3 महीने में, और ALM रिटर्न्स आपको देने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डायनामिक लिक्विडिटी इन द फॉर्मेट ALM NBS ALM 1 मंथली, कितना आपके पास लिक्विडिटी है, कितनी इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हो, कितनी जल्दी रियलाइज़ कर सकते हो, तो वो शॉर्ट टर्म डायनामिक लिक्विडिटी में आ जाता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इन द फॉर्मेट ALM NBS ALM 2 हाफ ईयरली। तो डायनामिक लिक्विडिटी आप मंथली दोगे, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी आप हाफ ईयरली दोगे, एंड स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, कि आप इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से कितना चेंज हुए हो, तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी आपको देनी पड़ेगी ALM NBS ALM 3 हाफ ईयरली में। एंड ब्रांच इन्फो रिटर्न, ये तो किसी को देनी ही पड़ती है। ओके, तो ये ख़त्म होता है अपना NBFC का चैप्टर। इसमें ज़्यादा कुछ एक्चुअली है नहीं, पावर्स ही ज़्यादा है। उसके अलावा चैप्टर 3 भी है जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें से भी वो आपसे 3 या 4 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इजी चैप्टर है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ट्राई करें इसको वापस पढ़ने का अपने आप से, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें। अब नीचे आके इसके क्वेश्चंस भी अपन एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप इसी बुक से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने पूरा टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको इजीली ये क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो आपको इसमें बेसिकली NBFC का बैकग्राउंड बताना है कि NBFCs होती क्या है, बैंक से कैसे रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड में कैसे आ जाएंगी कि ये RBI के अंदर ही आती हैं, RBI एक्ट के अंडर आती हैं, और कैसे डिफरेंट है, मतलब इसमें और बैंक्स में फ़र्क क्या क्या है, तो ये भी आप इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर स्टेट द टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI। तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी NBFCs होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। इज़ इट नेसेसरी फॉर एवरी NBFC शुड बी रजिस्टर्ड विद द RBI। येस, प्रेफरेबली येस। तो ये आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्या प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन के बारे में। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ NBFC विद RBI। तो ये आपको पूरा प्रोसीजर इसके अंदर लिखना है। और फिर डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, तो ये डेफिनेशन आपने अभी अभी पढ़ी, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो ये ख़त्म होता है अपना NBFC का चैप्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे चैप्टर नंबर 11
that is Special Economic Zones Act 2005. ओके, सो जैसे जैसे आपकी वीडियोस कवर होते जाएं प्लीज़ इन्फॉर्म मी कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, बिकॉज आई विल हैव टू डिलीट द ओल्ड वीडियोस, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कंस्ट्रेंट हो गई है, इसलिए मुझे ओल्ड वीडियोस को हटाकर अब नए वीडियोस डालने पड़ेंगे. सो प्लीज़ इन्फॉर्म मी as soon as you are finished with this video so that I can delete the older ones and start uploading new ones. Okay, chaliye, till then you take good care of yourself and we'll meet soon. And study hard, because अब टाइम आने वाला है, दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है. So study hard, complete your things on timely basis so that you have ample amount of time in your hand from September itself. Okay, चलिए, take care and see you in the next video.